Hey guys, I welcome you all to GSN Law। 29 अगस्त के डेली लीगल एंड पॉलिटी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो एडवोकेट्स, सीए, सीएस और इन प्रोफेशन से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए भी है। और अगर आप यूपीएससी, पीएससी, जुडिशरी या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस आता है, तो आपको ये करंट अफेयर्स जरूर फॉलो करना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि हम कवर करें तो कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे NHAI के द्वारा एक नया ऐप लॉन्च किया गया है, हरित पथ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की वैलिडिटी के विषय में बताया है यदि अग्रीमेंट फ्रॉड के द्वारा एंटर किया गया हो। इसके अलावा KVIC ने खादी के नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कई फर्म्स को नोटिस भेजा है। दूसरी तरफ बिहार इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। और लास्ट में हम जानेंगे कि सेंट्रल एक्साइज एक्ट के सेक्शन 4 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सड़क के किनारे लगे हुए पेड़ों को मॉनिटर करने के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम हरित पथ है। ये मोबाइल एप्लीकेशन NHAI की 25वीं वर्षगांठ पे लॉन्च की गई है और ये हरित भारत संकल्प का एक पार्ट है जिसमें NHAI ने पर्यावरण को बचाने के लिए रोड्स के किनारे पौधे लगाने की ड्राइव चला रखी थी। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, NHAI एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंडर में काम करती है। अब हरित भारत संकल्प के अंतर्गत NHAI ने 21 जुलाई से 15 अगस्त के बीच 25 लाख पेड़ लगाए वेरियस नेशनल हाईवेज के अगल बगल। अब हरित पथ ऐप के अंतर्गत जो पेड़ NHAI के द्वारा लगाए गए हैं उनकी ग्रोथ और हेल्थ से रिलेटेड डेटा हर 3 महीने पे डेटा लेक के ऊपर अपलोड होगा। डेटा लेक NHAI के द्वारा डेवलप किया हुआ एक बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है। अब बिग डेटा क्या होता है? बिग डेटा उस सारे डेटा को कहते हैं जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स से कलेक्ट किया जाता है और जिसको माइन करके आप किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर, इंटरैक्शन और हैबिट्स पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप Amazon पे कोई चीज सर्च करते हैं, उसके बाद आप जिस भी वेबसाइट पे जाते हैं वहां पर एड्स में उसी प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया जाता है। इसके अलावा YouTube की होम स्क्रीन पे वही सारी वीडियोस दिखाई जाती हैं जो कि आपके द्वारा सर्च की गई या फिर देखी गई वीडियोस से रिलेटेड हों। अच्छा, ये जो पेड़ पौधे होंगे इनके लिए जो हाईवे के कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे या फिर ठेकेदार होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे और यदि पेड़ पौधे मर जाते हैं या फिर मिसिंग हो जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्टर ही लायबल होगा। और साथ ही साथ जो पौधे की ग्रोथ होगी और परफॉर्मेंस होगी उसको कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट से लिंक कर दिया जाएगा। मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर ने जितना ज्यादा ध्यान रखा होगा उन पौधों का उतना ही अच्छा उनको पेमेंट मिलेगा। इसके अलावा पूरे देश भर में NHAI ने काफी सारे नेशनल हाईवे स्ट्रेचेस आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर ऑलरेडी प्लांटेशंस अवेलेबल हैं। उन सारे प्लांटेशंस को भी हरित पथ से इंटीग्रेट किया जाएगा और ये सारी चीजें NHAI को ग्रीन हाईवेज बनाने में मदद करेंगी। अब हाल ही में एविटल पोस्ट स्टूडियोज और HSBC के बीच में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला डिसाइड किया जिसमें HSBC ने एविटल के ऊपर आरोप लगाया था कि इन्होंने फ्रॉड के जरिए एक अग्रीमेंट किया और इसलिए वो अग्रीमेंट वॉइड है और साथ ही साथ उस अग्रीमेंट में जो आर्बिट्रेशन के लिए क्लॉज दिया गया था वो भी वॉइड है। इस चीज को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने नहीं माना और आर्बिट्रेशन क्लॉज से एग्जेम्पशन के लिए 2 टेस्ट ले डाउन किए। इसमें पहला टेस्ट ये होगा कि जहां पर कोर्ट को ये लगता है कि जिस पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है उस पार्टी ने खुद ही आर्बिट्रेशन के लिए अग्री नहीं किया था या फिर उस पार्टी ने आर्बिट्रेशन के लिए अग्री ना किया हो। दूसरे टेस्ट में यदि जो एलिगेशंस हैं वो स्टेट या उसकी इंस्ट्रूमेंटैलिटीज पे हों कि उन्होंने कोई फ्रॉड किया है या फिर मैलिफाइड कंडक्ट किया है, क्योंकि ऐसे केस में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के विषय में सवाल नहीं रह जाएगा बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर भी सवाल उठ जाएंगे। कुल मिलाके इन्हीं दोनों केसेस में फ्रॉडुलेंटली एंटर्ड अग्रीमेंट में जो आर्बिट्रेशन क्लॉज होगा उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। अब हम जान लेते हैं केस के बैकग्राउंड के बारे में। अभी ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अपील थी जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के इंटरलॉक्यूटरी जजमेंट के खिलाफ आई थी अंडर सेक्शन 9 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। सेक्शन 9 के अंतर्गत किसी भी आर्बिट्रेशन के केस में कोर्ट इंटरिम मेजर्स ले सकती है। अच्छा, आपको पता होगा कि HSBC एक बैंक है और इन्होंने
एविटेल इंडिया में 7.8% शेयर्स खरीद लिए थे बाय गिविंग अ कंसिडरेशन ऑफ $60 मिलियन। अब ये शेयर्स खरीदने से पहले एविटेल ने एचएसबीसी को ये बताया था कि वो जल्दी ही ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी कि बीबीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर लेंगे, जिसके तहत बीबीसी की जो फिल्म लाइब्रेरी है उसको 2D से 3D में कन्वर्ट करने के लिए एविटेल इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। साथ ही साथ एविटेल ने यह भी बताया था कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से $300 मिलियन रेवेन्यू जनरेट होगा फर्स्ट फेज में, लेकिन अल्टीमेटली $1 बिलियन जनरेट होंगे, जिसके लिए अभी $60 मिलियन की रिक्वायरमेंट है। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर एविटेल एचएसबीसी के पास $60 मिलियन लेने के लिए पहुंचा। एचएसबीसी को डील अच्छी लगी तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एविटेल बीबीसी के साथ नहीं करने वाला है, और ये सिर्फ एविटेल के द्वारा इसलिए बताया गया था ताकि एचएसबीसी से पैसा इन्वेस्ट कराया जा सके। अच्छा, एविटेल भी एक एमएनसी है और ये पूरा जो 60 मिलियन का अमाउंट था ये एविटेल दुबई के द्वारा रिसीव कर लिया गया, बट उसमें से जिसके लिए उन्होंने बताया था कि वो इस पैसे से वेरियस इक्विपमेंट्स खरीदेंगे फॉर द सर्विस ऑफ बीबीसी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इस 60 मिलियन में से $51 मिलियन इक्विपमेंट खरीदने की बजाय वेरियस कंपनीज में साइफन कर दिए गए, जिसमें कि एविटेल में मेजॉरिटी स्टेक होल्डर जैन फैमिली प्रमोटर थी। कुल मिलाके एचएसबीसी का आरोप ये था कि इन्होंने पैसा तो एविटेल के नाम से लिया, बट पैसा मिलने के बाद इन्होंने अपनी दूसरी कंपनीज में उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन कौन से प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं और उनपे कोर्ट ने क्या कहा। सबसे पहले है सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस दी गई हैं। फ्री कंसेंट, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए। अब ये इसलिए अट्रैक्ट हुआ था क्योंकि एचएसबीसी का कहना था कि यहाँ पर हमारी फ्री कंसेंट नहीं थी, और सेक्शन 14 के हिसाब से कंसेंट को फ्री नहीं माना जा सकता यदि वो कंसेंट फ्रॉड के द्वारा ली गई हो, एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 17। अब ऐसे केस में अगर फ्रॉड प्रूव हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एट द इंस्टेंस ऑफ द पार्टी जिसकी कंसेंट को गलत तरीके से लिया गया था। अब इस केस में कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीइंग विशिएटेड बाय फ्रॉड में डिफरेंस बताया है। अब इसमें सबसे पहले कोर्ट ने कहा कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं हुआ है ड्यू टू फ्रॉड, तो वो केस सेक्शन 17 के अंतर्गत नहीं आएगा। कोर्ट ने आगे एक्सप्लेन किया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सेक्शन 17 में जो ऑब्जेक्टिव है डिसीव करने का वो है टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, और इसलिए परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर फ्रॉड हुआ है तो उसको सेक्शन 17 में कवर नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी क्लियर किया कि सेक्शन 10, 14 और 19 में जो भी फ्रॉड से रिलेटेड क्लॉजेस हैं वो उस स्टेज के लिए हैं जब कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में करा जा रहा हो, और इसीलिए अगर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कोई फ्रॉड होता है तो उसको सॉर्ट ऑफ डिसीट में कवर किया जा सकता है, और ऐसे केस में डैमेजेस तो मांगे जा सकते हैं, बट ये नहीं कहा जा सकता कि आप कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंड कर दीजिए। लास्ट में कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरीके का फ्रॉड आर्बिट्रेशन क्लॉज को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि जो आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ होता है, और इसलिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड हो जाता है या फिर वॉइडेबल हो जाता है तो उसकी वजह से आर्बिट्रेशन क्लॉज इनवैलिड नहीं हो जाएगा। अब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने दो बड़ी फर्म्स खादी एसेंशियल्स और खादी ग्लोबल को नोटिस भेजा है फॉर अनऑथराइज्ड एंड फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ ब्रांड नेम खादी। अब ये केवीआईसी का स्टेटमेंट पीआईबी पे पब्लिश किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये दोनों फर्म्स खादी के नाम पे कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच रहे थे वेरियस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, एंड एज अ रिजल्ट कंज्यूमर्स को मिसलीड कर रहे थे। ये नोटिस केवीआईसी ने अगस्त के फर्स्ट वीक में भेजी थी, और इसमें इन दोनों फर्म से ये कहा था कि वो लोग तुरंत खादी ब्रांड नेम से प्रोडक्ट्स को सेल करना और प्रमोट करना बंद कर दें, और साथ ही साथ इन लोगों की जो वेबसाइट्स हैं इनको भी बंद कर दिया जाए। इसके अलावा जो सोशल मीडिया पे वेरियस एड कैंपेन्स ये लोग चला रहे हैं अपने हैंडल्स के थ्रू, उसमें भी खादी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और इसलिए उन सारे अकाउंट्स को बंद कर दिया जाए। अब ये उस नोटिस का एक्सट्रैक्ट है जिसमें केवीआईसी ने ये अलेज किया है कि आप जो खादी नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं ये पहली बात तो बुरी नीयत से कर रहे हैं, और दूसरा खादी ट्रेडमार्क की गुडविल और रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेडमार्क है खादी ये सिर्फ
खादी इंडिया के द्वारा यूज किया जा सकता है, और उसके अलावा खादी इंडिया ने जिन लोगों को लाइसेंस दिया हो या फिर फ्रेंचाइजी दी हो उन लोगों के द्वारा यूज किया जा सकता है। अब देखिए, ट्रेडमार्क लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि आइडेंटिकल ट्रेडमार्क नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से पब्लिक में कंफ्यूजन हो। तो यहाँ पर केवीआईसी ने यह भी अलेज किया है कि ये दोनों फर्म्स खादी का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो। पिछले कुछ सालों में केवीआईसी ने बहुत ही कड़ा रुख अपना रखा है उन फर्म्स के खिलाफ जो कि खादी इंडिया का ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं और उसके ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज कर रहे हैं, और इसी के तहत लगभग 1000 प्राइवेट फर्म्स को नोटिस भेजी जा चुकी है, इंक्लूडिंग फैब इंडिया जो कि एक बहुत ही बड़ी ब्रांड है, और फैब इंडिया से 500 करोड़ रुपए एज डैमेजेस मांगे हैं, और ये मामला मुंबई हाईकोर्ट में अभी पेंडिंग है। साथ ही साथ केवीआईसी ने यह भी कहा है कि इन सारे फर्म्स को डैमेजेस 2 चीजों के लिए देने चाहिए, एक तो उसकी रेपुटेशन को हार्म करने के लिए, और दूसरा जो खादी के आर्टिशंस हैं उनकी वेजेस पे सेंध लगाने के लिए, क्योंकि ये फर्म्स फेक खादी फैब्रिक बेच रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में 27 जुलाई को केवीआईसी ने चंडीगढ़ बेस्ड एक फर्म के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई थी कि वो खादी के नाम पे फेस मास्क बेच रहे हैं, और साथ ही साथ अपने पैकेट्स पे प्राइम मिनिस्टर की फोटो भी लगा रखी है। इसके अलावा इसी साल मई में 3 दिल्ली बेस्ड फर्म्स को भी नोटिस भेजी गई थी फॉर सेलिंग फेक पीपीई किट्स अंडर द ब्रांड नेम ऑफ खादी। अब अपकमिंग बिहार इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जो कि कोविड-19 की सिचुएशन को देख रहे नोडल ऑफिसर्स के साथ कंसल्टेशन करके बनाई गई हैं। इसी साल 17 जुलाई को इलेक्शन कमीशन ने वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज से सजेशंस मांगे थे कि इलेक्शंस करवाने के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, और इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज को 31 जुलाई तक अपने रेस्पॉन्सेस सबमिट करने थे। लेकिन इस पीरियड को 11 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था, और इन गाइडलाइंस को प्रिपेयर करते समय इन सारे सजेशंस को भी ध्यान में रखा गया, स्पेशली गाइडलाइंस रिलेटिंग टू इलेक्शन कैंपेन एंड पब्लिक मीटिंग्स। अब हम देख लेते हैं कि इन गाइडलाइंस में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं उनको। पहली बात तो जो नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ व्हीकल्स किसी कैंडिडेट को अकम्पनी करेंगे ड्यूरिंग द फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन, उसको रिवाइज कर दिया गया है। मतलब कि ये नहीं होगा कि नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कैंडिडेट्स पूरा का पूरा रोड शो कर रहे हैं। इसके अलावा कैंडिडेट अपना नॉमिनेशन एफिडेविट और सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन के लिए सिर्फ 5 लोग जा सकते हैं। आगे इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि जो पब्लिक मीटिंग्स और रोड शोज हैं वो परमिसिबल होंगे सब्जेक्ट टू द इंस्ट्रक्शंस एंड कंडीशंस इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फिर स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग कंटेनमेंट जोन्स। इसके अलावा इलेक्टोरल प्रोसेस के दौरान फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर्स, ग्लव्स, ये सभी चीजें यूज की जाएंगी, और ये भी ध्यान रखा जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन हो। ईवीएम वोटिंग के लिए इलेक्टर्स को यानी कि वोटर्स को हैंड ग्लव्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और लास्ट में कमीशन ने यह भी कहा कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स होंगे वो इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए और लोकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए इलेक्शंस के लिए अरेंजमेंट्स करेंगे और प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 4 ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट के विषय में क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड किया है इस केस में। ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने डिसाइड किया है, और यहाँ पर बहुत ही डिटेल्ड तरीके से ये एक्सप्लेन किया गया है कि एक्साइजेबल गुड्स की वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाएगी। अब इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सन 2000 में सेक्शन 4 में अमेंडमेंट किया गया था, और कंफ्यूजन ये था कि उसके पहले के जो गुड्स हैं उनका कैसे वैल्यूएशन करेंगे और अमेंडमेंट के बाद कैसे वैल्यूएशन करेंगे। तो आइए देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सेक्शन 4 में एक्साइजेबल गुड्स के वैल्यूएशन का प्रोसीजर क्या होगा, इसके विषय में बात की गई है। अब यदि जो गुड्स हैं वो 1 जुलाई 2000 के पहले के हैं, उसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबसे पहले उस प्राइस को असर्टेन करना होगा जिस प्राइस पे एसएससी ने बायर को सेल किया है, और ये भी पता लगाया जाएगा कि क्या जो गुड का प्राइस है वही एकमात्र कंसिडरेशन है, मतलब किसी और तरीके से तो पेमेंट नहीं किया गया है। अब प्रायर टू दी अमेंडमेंट नॉर्मल प्राइस फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता था सेक्शन 4(1)(a) में। तो इसके लिए कोर्ट ने कहा कि अगर सेलिंग प्राइस पता चल जाता है ऊपर दिए गए मेथड से, तो उसी को नॉर्मल प्राइस मान लिया जाएगा और वो इस सेक्शन में कवर्ड हो जाएगा, इंक्लूडिंग दी प्रोवाइजो। लेकिन यदि पहले पॉइंट के हिसाब से प्राइस को असर्टेन नहीं किया जा सका है तो वो केस सेक्शन 4(1)(b) में कवर होगा, और यहाँ पे एक्साइज रूल्स की मदद ली जाएगी
फॉर वैल्यूएशन। आगे कोर्ट ने ये एक्सप्रेसली कह दिया कि जो फ्रेज यूज हुआ है फॉर एनी अदर रीजन, इसमें वो भी प्राइस आ जाएगा जो कि होलसेल ट्रेड के दौरान डिटेक्ट नहीं किया जा सका है, या फिर डिटेक्ट कर भी लिया गया है तो उससे रिलेटेड कोई भी डिलीवरी का पता नहीं चल पाया है। फिर ऊपर वाली चीज को रिपीट किया गया है कि जहां पे प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है वो भी सेक्शन 41B में ही कवर होगा। अब आगे इसी चीज को और ज्यादा क्लैरिफाई करते हुए ये कहा गया है कि अगर कोई भी प्राइस या ट्रांजैक्शन सेक्शन 41B में कवर होता है तो उसमें 1975 के रूल्स अप्लाई होंगे और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ये भी पता लगाना होगा कि कौन से रूल्स इस केस में अप्लाई होते हैं। फिर कोर्ट ने अमेंडमेंट के बाद के प्रोसीजर को इलैबोरेट किया। देखिए, अमेंडमेंट के बाद नॉर्मल प्राइस शब्द हटा दिया गया था सेक्शन 41 से और वहां पर कोई भी नाम नहीं दिया गया था, बट सेक्शन 43 सब क्लॉज डी में ट्रांजैक्शनल वैल्यू डिफाइंड है और इसी डेफिनेशन का इस्तेमाल हम करके ये पता लगाएंगे कि किसी गुड का प्राइस सेक्शन 41A में कवर होता है या फिर 41B में कवर होता है। अब ट्रांजैक्शनल वैल्यू वाला क्लॉज हम उन केसेस में लगाएंगे जहां पर ये 3 कंडीशंस सेटिस्फाई होती हों। अब देखिए, ये कोई नई कंडीशंस नहीं है, बल्कि ये सेक्शन 41A के इंग्रेडिएंट्स हैं। फिर आगे कोर्ट ने कहा कि अगर ऊपर की 3 कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो उस केस में वो ट्रांजैक्शन सेक्शन 41B में कवर हो जाएगा और सन 2000 के रूल्स के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन निकालनी होगी। ऊपर हमने पढ़ा था कि अमेंडमेंट से पहले के केसेस में 1975 के रूल्स अप्लाई होंगे, जबकि यहाँ पर एक्साइज रूल्स 2000 का सहारा लिया जाएगा गुड्स की प्राइस को असर्टेन करने के लिए। और साथ ही साथ प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को यह भी पता लगाना होगा कि कौन से रूल्स इस केस में अप्लाई हो रहे हैं। इसके बाद कोर्ट ने बताया कि कुछ चीजें दोनों ही केसेस में कॉमन हैं। पहली बात तो ट्रांजैक्शनल वैल्यू वो प्राइस है जो कि एक्चुअली पे किया गया है या फिर पेएबल है, क्योंकि तभी वो सेक्शन 41A में कवर होगा। आगे कोर्ट ने कहा कि नॉर्मल प्राइस डिफाइन नहीं किया गया था, जबकि अमेंडमेंट के बाद ट्रांजैक्शनल वैल्यू जो टर्म आया है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से सेक्शन 43D में डिफाइन किया गया है। इसके अलावा अगर कंसिडरेशन के अलावा कोई और पेमेंट किया गया है जो कि इनवॉइस में दर्ज है तो उस केस में इनवॉइस की वैल्यू को ही ट्रांजैक्शनल वैल्यू मान लिया जाएगा। और अगर ये चीज कुछ ट्रांजैक्शंस में दिखाई पड़ती है तो फिर एसएससी और कस्टमर के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनपे यही प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा। अब इस पूरे इशू में 3 चीजें याद रखने की जरूरत है। एक तो इस प्रिंसिपल का एप्लीकेशन पीरियड से बाउंड है, मतलब जिस समय का असेसमेंट हो रहा है उसी पीरियड पे ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा। दूसरा ये कि यही सेम प्रिंसिपल दूसरे डीलर्स या फिर कस्टमर्स पे अप्लाई नहीं होगा, मतलब कि जिस डीलर या कस्टमर ने कंसिडरेशन के अलावा कुछ पेमेंट किया है तो उसी के ऊपर ये प्रिंसिपल लागू होगा। और लास्टली ये प्रिंसिपल उन्हीं केसेस में अप्लाई होगा जहां पर इश्यूज अमेंडमेंट से रिलेटेड हैं। लास्ट में कोर्ट ने कहा कि ये मामले दसियों साल पुराने हैं और ऐसे में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को जल्द से जल्द अमेंडमेंट से रिलेटेड केसेस की सुनवाई करनी होगी। तो ये था हमारा एनालिसिस 29 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ध्यान रहे कि इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।